देश ने नहीं, कांग्रेस ने भी भुला दिया। कांग्रेस ने भी नेहरू को भुला दिया कि अखबार में कहीं चौथाई पन्ने का भी विज्ञापन नहीं था। तो कांग्रेस का इतनी कंगली हो गई है कि मतलब एक चौथाई पन्ने का विज्ञापन अपने नेता के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, कि सावरकर की तो हत्या करने के लिए, उनकी मौत के बाद उनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन सावरकर हमेशा जिंदा रहे और बड़े सम्मान के साथ जिंदा रहे और आज भी उन लोगों के दिलों में रहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने वो हमेशा नेहरू से ज्यादा लोकप्रिय रहे और आज भी अगर आप कोई उसका रेफरेंडम करा लीजिए तो सुभाष चंद्र बोस बहुत आगे खड़े नजर आएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आप तो भूल नहीं गए थे ना, 14 नवंबर आज है। आप भी भूल गए थे नहीं बचपन में मनीष जी, आपने सही भी। नहीं, भूल जाने वाली कोई बात ही नहीं। मेरे दिमाग ही में आया। वो तो शाम को जब ऑफिस से आके देखा तो आपका फोन आया तो तब पता चला। तब मेरे दिमाग ही में है कि आज 14 नवंबर है। और वो आज अभी जो आपने इंट्रो में कही बिल्कुल सही कही कि बचपने में मतलब 14 नवंबर एक अलग उल्लास, बड़ा उत्सव टाइप का होता था। स्कूलों में लड्डू बंटते थे, बड़े नाटक होते थे, वो सब था। लेकिन वास्तव मेरे दिमाग ही में है कि आज 14 नवंबर जैसा कुछ है, एक आम दिन की तरह रहा। दरअसल जब मैं प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल को देख रहा था तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि। एक लाइन का ट्वीट है। तो मुझे बड़ी हंसी आई। पूर्व प्रधानमंत्री, आमतौर पे तो प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है। उसके बाद मैंने टेलीविजन चैनलों पर देखा, कहीं कोई तामझाम नहीं। मुझे याद है कि दूरदर्शन के दौर में पूरे दिन नेहरू गाया जाता था। जब दिल्ली पहुंचा, जब पत्रकार बना, तो उस दिन का पूरा शो, जितने भी प्रेस विज्ञप्ति होती थी, वो नेहरू के नाम पर किसने क्या बोला, पूरा एक पेज वही छपता था। हाँ। एकाएक भारतीय जनमानस की उससे नेहरू गायब हो गए। कहां गायब हो गए नेहरू? अब तो एक नया समीकरण प्रधानमंत्री ने जो धीरे धीरे, ऐसा नहीं एकाएक हुआ। बाल दिवस ये था तो एक वीर बाल दिवस बना दिया गया। ये नैरेटिव कैसे बदला और क्यों बदला? पहली बात तो मैं मनीष जी बता दूं, क्योंकि पुरानी बातें आप याद दिला रहे हैं। तो देश ने नहीं, कांग्रेस ने भी भुला दिया। कांग्रेस ने भी नेहरू को भुला दिया। अन्यथा याद करिए 14 नवंबर को जब सरकारें इनकी हुआ करती तो एक एक पन्ने के दो दो तीन तीन विज्ञापन होते थे सर, अखबारों के अंदर पूरा पूरा पेज नेहरू को समर्पित। और अब की देखा मैंने कि आज जो अखबार भी देखा तो इसलिए मुझे याद नहीं आई कि अखबार में कहीं चौथाई पन्ने का भी विज्ञापन नहीं था। तो कांग्रेस का इतनी कंगली हो गई है कि मतलब एक चौथाई पन्ने का विज्ञापन अपने नेता के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, तो कांग्रेस ने भी बिल्कुल त्याग दिया कि जैसे नहीं, वो श्राद्ध कर दिया कि जाओ अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो कांग्रेस जिम्मेदार है। और दूसरे अपनी बात मुद्दे पर आऊं, जो खैराती कहते हैं या कांग्रेसी कहते हैं कि वो सरकार की वजह से नहीं हो रहा है और मीडिया जो है तवज्जो नहीं देता है। तो मैं एक उदाहरण के साथ बड़ा इस स्थिति स्पष्ट कर दूं कि किसी सरकार की ये औकात नहीं कि किसी नायक को दबा दे। और मीडिया तो मैं सरकार की बात कर रहा हूं तो मीडिया तो बहुत छोटी चीज है, उसको छोड़ दीजिए, वो तो कहीं गिनती में नहीं आती। कि मैं कह रहा हूं कि कोई सरकार पूरी ताकत लगा दे उसके बाद भी किसी नायक को दबा नहीं सकती। और इसके दो उदाहरण मनीष जी मैं बताता हूं कि पहला उदाहरण जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है वो वीर सावरकर कि सावरकर की तो हत्या करने के लिए, उनकी मौत के बाद उनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन सावरकर हमेशा जिंदा रहे और बड़े सम्मान के साथ जिंदा रहे और आज भी उन लोगों के दिलों में रहते हैं। क्योंकि उनका जो कृतित्व था, जो उन्होंने काम किया था, वो तब तो बहुत आधी अधूरी जानकारी थी, अब तो खैर पूरी है। लेकिन सावरकर को मिटा नहीं पाए, सावरकर को भुला नहीं पाए। और सावरकर बिल्कुल तरोताजा आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। और दूसरा उदाहरण मनीष जी वो सबसे खतरनाक है कि किस तरह से निपटाने की कोशिश की कि सुभाष चंद्र बोस, कि उनको भारत रत्न तक के लायक नहीं समझा और कहीं जिक्र नहीं होता था, एक तरह से साइड लाइन किए गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने वो हमेशा नेहरू से ज्यादा लोकप्रिय रहे और आज भी अगर आप कोई उसका रेफरेंडम करा लीजिए तो सुभाष चंद्र बोस बहुत आगे खड़े नजर आएंगे। तो जबकि सरकार ने पूरी कोशिश की, तो कोई सरकार ना तो कोई किसी नायक को बनाती है और न कोई सरकार किसी नायक को खत्म कर सकती है, ये दिमाग से अपना निकाल दीजिए। तो ये नेहरू जो गया है, नेहरू 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 जो गायब हुआ है भारतीय जनमानस के दिमाग से,
उसका कारण कुछ और है, वो उस पर अभी आता हूं मनीष जी। लेकिन जो पहले आपने अपने इंट्रो में कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लाइनों का एक ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन उसमें प्रथम प्रधानमंत्री ने लिखा। तो जो नरेंद्र मोदी हैं वो कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है, वो प्रथम प्रधानमंत्री था भी नहीं इस देश का। अगर हम हिंदुस्तानियों की बात करें, भारतीय, अपने भारतीय नजरिए से बात करें, और अगर जो भारतीय है वो तो उसको स्वीकारेगा। जो सच में मैं बताने जा रहा हूं, जो पुराने लोग उनको मालूम होगा कि 21 अक्टूबर 1943 यानी 47 से 4 साल पहले 21 अक्टूबर 1943 को बाकायदे सिंगापुर की मीटिंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रधानमंत्री घोषित हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने हमला करके अंडमान पे कब्जा किया था। मोइरान में आज भी उसका स्मारक है, कोई परी कथा की कहानी नहीं है। मोइरान में आज भी स्मारक है और वहां पे मेला लगता है मनीष जी, हर साल लगता है। वो एक अलग कहानी है। मुझको एक मिल गए थे जो उस मोइरान की लड़ाई में शामिल थे, तो अब बताओ, उसकी किसी दिन और जिक्र करूंगा। तो जरा सोचिए कि जो इतनी बड़ी घटना थी कि सिंगापुर में बाकायदे मीटिंग हुई और उसके बाद हमला हुआ, अंडमान पे कब्जा किया प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ने। और आपको ताजुब होगा कि उसका स्मारक भी 1943 की घटना का स्मारक, या 1943 की अंग्रेजों की हार और भारत की सेना की विजय का, आजाद हिंद फौज की विजय का जो स्मारक बना है, वो मनीष जी जब प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तब बना है। आप अगर जाइएगा अंडमान तो 1943 के नाम से वहां पर एक बहुत बहुत अच्छा और भव्य स्मारक बना है। तो इन्होंने तो एक तरह से सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने के ये भी इन्होंने गायब कर दिया कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री वही बने थे, जिसको इन्होंने, नेहरू ने साजिश करके गायब कर दिया। और उसकी एक घटना मनीष जी मैं बताता हूं, जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगी कि वो अद्भुत घटना है। और आप सोचिए कि उस समय 1943 में जब नेहरू लौंडे लफाड़ों में था, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, नेहरू जो है हिंदुस्तान का टॉप का लीडर नहीं था, वो तो उससे बड़े नेता तो यहाँ बहुत से जिंदा थे। उस समय मदन मोहन मालवीय जिंदा थे। तो मगर सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता का आलम क्या था कि मनीष जी, उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री घोषित हुए, वहां सिंगापुर में एक जनसभा हुई, और उस जनसभा में पैसे इकट्ठे करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई गई थी, और ये हुआ कि इस माला की नीलामी कर दो, ऑक्शन कर दो। अब जरा दर्शक सोचे कि एक गुलाब के फूल की माला का कितना जीवन होता है, कितना आप संभाल के रखेंगे उसको। और उस माला का उसी मंच से जब नीलामी शुरू हुई, तो एक नीलामी बढ़ते बढ़ते 10 लाख रुपए पहुंची, यानी 1943, 1943। और 10 लाख की नीलामी, वो खत्म नहीं हुई नीलामी। वो जिस आदमी ने एकदम लास्ट में 10 लाख रुपए लगाए, तो वो रोने लगा। वो कहने लगा मैंने अपना सब कुछ दांव, अपना घर द्वार सब मैंने इस पे दांव पे लगा दिया है, और अब मैं कहता हूं कि अब इस नीलामी को मत बढ़ाइए, क्योंकि अब मैं इसके आगे बोली नहीं लगा पाऊंगा। तो नेताजी द्रवित हो गए। नेताजी ने कहा कि बस, जो अब इसकी बोली नहीं लगेगी। तो 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस ने माला पहनी थी, वो 10 लाख रुपए की थी, 10 लाख रुपए की, और जनता ने इकट्ठे करके दी थी। और आम जिस आदमी ने लगाया होगा, सोचिए, उसने कहा मैंने अपना घर द्वार सब समझिए इस पे दांव पे लगा दिया है। तब तो वो 10, नेहरू के जीवन में कभी ये घटना नहीं हुई। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता कितने चरम पे थी, ये अपने आप बताता। और वो 21 अक्टूबर 1943 को वो प्रधानमंत्री घोषित हुए थे, और बाकायदे जापान और सिंगापुर उन लोगों ने उनको माना था उस बात को। तो नेहरू ये फ्रॉड करके, और कांग्रेसियों ने फ्रॉड चलाया, जो लेफ्ट लिबरल उनके पाले हुए दलाल थे, उन्होंने 70 साल तक यहाँ पढ़ाया कि पहला प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अलग चक्की के पीछे हुए हैं, वो अलग अलग उनका एक, जिसे कहते हैं, ग्रूमिंग हुई है। तो वो सब सच जानते हैं। नेहरू प्रधानमंत्री था, नेहरू को उन्होंने श्रद्धांजलि दे दी उसके जन्म में, तो बस इतना ही काफी है। और इतना ही करना चाहिए था, इससे ज्यादा की कोई जरूरत भी नहीं थी। और जो नेहरू गायब हुआ यहाँ के भारतीय जनमानस के, तो मैंने कहा ना कि सरकार को तो दोष आप दे ही नहीं सकते। उसका कारण बताता हूं मनीष जी, ये यहाँ पर 2014 तक, जैसे हम लोगों ने अभी बताया कि वहां नेहरू के भजन सवेरे शुरू होते थे, शाम तक चला करते थे, और बाकी 365 दिन किया करते थे। आज भी कुछ है वो गुहा जैसे लोग, वो उसी उसी किताबें लिख रहे हैं। भगवान जाने किसके लिए लिखते, कौन उनको खरीदता, कौन पढ़ता है। कि इस देश के लोगों को कभी समझ ही नहीं आया जब तक इनका राज रहा, कि नेहरू के शासन करने के, समझिए आप, उसके मरने के बाद
यानी 64 में मरा, 65 में लड़ाई हुई है हिंदू पाकिस्तान से। तो 17 साल वो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री था। और 17वां उसके बाद 65 की लड़ाई, जब वो अमेरिका का बैन लगा है हिंदुस्तान के ऊपर कि हम आपको गेहूं नहीं देंगे, तो वो जो गेहूं था वो सूअर खाते थे, वो अलग गेहूं दिया जा रहा था। तो 17 साल बाद ये जो यहाँ पे भाड़ बैठे हैं, जो दलाल बैठे हैं हिंदुस्तान के, ये कांग्रेस के दलाल बैठे हैं हिंदुस्तान में, कि नेहरू ने बड़ा औद्योगिकरण कर दिया, कि नेहरू ने बड़ी तरक्की की आधारशिला रख दी। तो नेहरू ने इतनी तरक्की की थी कि 17 साल बाद वो इस देश को खिलाने लायक गेहूं नहीं पैदा कर पा रहा था। और हमको अमेरिका के भरोसे रहकर जब शास्त्री जी को ये आह्वान करना पड़ा कि अपने घरों में गेहूं बो, एक एक टाइम खाना मत खाओ, हफ्ते में एक दिन अपना व्रत रहो, लेकिन हमको अब हमारा संकट है। तो ये 17 साल बाद उसकी विरासत ये थी इस देश को। तो और यहाँ पे दलाल कैसा उसको बनाते हैं, तो वो चीजें, क्योंकि न तो सोशल मीडिया था, न प्राइवेट न्यूज चैनल थे, न अखबार जो थे, और जो दूरदर्शन कह लीजिए या रेडियो, वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थे। सरकार जो चाहती थी वही छपता था, सरकार जो चाहती थी वही दिखता था, और सरकार जो चाहती थी वही आप पढ़ते देखते सुनते थे। तो वो ये तो लोगों को, कुछ लोगों को मालूम था कि हाँ, वो जो सुअर खाते थे अमेरिका के फार्म में, वो गेहूं अमेरिका हमको देता था, जिसको लाल गेहूं कहा जाता था। लेकिन उसका वो ऐसे प्रस्तुतिकरण होता था मनीष जी उसका, जैसे इसके लिए दोषी, सारा दोष अमेरिका का है। अरे अमेरिका का क्यों दोष है? अमेरिका से तुम खरीदते थे तो तुमको देता था वो। तुम अगर कह देते कि नहीं हमको ये सुअर वाला नहीं चाहिए, तो तुमको ना देता, वो तुम्ही को क्यों देता था? तो उसका दोषी तो वो आदमी है ना जो 17 साल इस देश का प्रधानमंत्री रहा। तो ये 2014 तक इस तरह की बातें ना तो कभी सामने आई, ना कभी उस पर बहस हुई, ना कभी नेहरू के कुकर्मों पे बात हुई। तो उसका नतीजा है कि तब तक बजा। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का दौर है, और 2014 नहीं, देखिए इसमें मनीष जी मैं उस जालसाज को सबसे ज्यादा वो देता हूं कि उसने जालसाजी में 2011 में जो केजरीवाल उतरा मैदान में, और उसने सोशल मीडिया से जो राजनीतिक रूप से जागरूक, खासकर जो युवा पीढ़ी थी, उसको उसने जोड़ दिया था। वो लोग जुड़े, और फिर उसके बाद वो कारवां जो आगे बढ़ा, वो जालसाज तो कर किनारे हो गया। लेकिन फिर वो नेहरू के पूरे खानदान की कुंडली उस पर खुलने लगी, और तथ्यों के साथ खुलने लगी। जवाब नहीं है इनके पास। और ये मैंने बताया कि एक तो 17 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद इस देश के आदमियों को सुअर का गेहूं खिला रहा था। जो सुअर गेहूं खाते थे वो गेहूं हम हिंदुस्तानी खा रहे थे। ये उसके 17 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और दूसरा मनीष जी की, कोई और देश होता तो फांसी पे लटका दिया जाता नेहरू को। मैं सजा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि उस आदमी को फांसी पे लटकाता अगर सरकार बदलती। कि चीन से 39,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हमसे छीन ली। और ऐसा नहीं था कि हम चीन से बड़े कमजोर थे या चीन बड़ा ताकतवर था। ये दर्शक अपने दिमाग से निकाल दें, जो सीनियर सिटीजन है वो तो जानते होंगे कि वो पूरी दुनिया के जो वॉर एक्सपर्ट हैं, जो मिलिट्री के जानकार हैं, उन सबने इस बात को एक स्वर से कहा था कि नेहरू ने, क्योंकि अपना वायुसेना एयरफोर्स को मना कर दिया था कि इस लड़ाई में एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, तो चीन हमसे 39,000 किलोमीटर जमीन छीन के ले गया, और 3,500 हमारे सैनिक मर गए। लेकिन नेहरू ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये आदमी जानबूझकर, इसने, मैं हमेशा कहता हूं कि इसने सौदा किया था चीन से कि तुम इस तरह से 40,000 किलोमीटर पे कब्जा कर लो। अन्यथा कोई कोई प्रदेश का प्रधानमंत्री इतना नमक हराम हो सकता है, देश के साथ इतना बड़ा विघात कर सकता है कि उसके पास वायुसेना खड़ी है, और उसको मालूम है कि वायुसेना अगर जाएगी तो चीन भाग खड़ा होगा। उसके बावजूद वो 40,000 किलोमीटर जमीन ले गया चीन, और उसने वायुसेना का उपयोग नहीं किया। लेकिन ये सारी कहानियां दबाकर नेहरू को ऐसा देवता, ऐसा पुरुष बना दिया गया कि जैसे भूतो न भविष्यति। तो वो सच अब जो है, पिछले 12-13 साल से, मैं कह रहा हूँ 2010 और 11 से, जिस समय सोशल मीडिया या फेसबुक का दौर शुरू हुआ, तो वो कहानियां आते आते अब लोगों के मन से नेहरू उतर चुका है। अब नेहरू याद आता है तो गाली देने के लिए याद आता है, लोग उनको गरियाने के लिए याद करते हैं। नेहरू की एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जिसके लिए नेहरू को याद किया जाए। और जो जिसको लगता हो तो मैं अकेले उससे बैठ के बहस करने को तैयार हूँ। लफाजी करने से काम नहीं चलेगा। एयर इंडिया टाटा की छीन ली, एम्स बनाया राजकुमारी अमृत कौर की, उसकी बिल्डिंग छीन के बनाया। तो वो आदमी सिर्फ अपना पोस्टर से कहते पोस्टर चिपका दो। देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, दुष्यंत कुमार का बहुत बढ़िया शेर है, वो पूरा उसके ऊपर लागू होता है कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार,
हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार, तो हर हर इश्तहार चिपकाए इन दलालों ने, चाटकारों ने, और 65-67 साल हम लोग उसको एक ढोंगी देवता को पूछते रहे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, देखिए उस आदमी को जो जो देश गेहूं नहीं खरीद सकता था, उस आदमी का शौक इसमें गुलाब रखने का था। हमने गेहूं और गुलाब एक कहानी पढ़ी थी बचपन में। अब ये समझिए कि जिस देश में वो लाल गेहूं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि हमें भी याद है कि लाल गेहूं आया करता था। नहीं नहीं, इस लाल देश गेहूं तो में आपको, लाल गेहूं तो आपको याद है। आपको ये याद है कि वो गेहूं अमेरिका में सूअर खाते थे, आदमी नहीं खाते थे, ये याद है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत सारे लोग यही लिख रहे हैं कि चूंकि जो सीनियर सिटीजन है उन्हें सबको याद होगा कि कैसा गेहूं वो था। कमाल की बात यह है कि आज भी कहते हैं आईआईटी नेहरू ने दिया, फलाना नेहरू ने दिया, इतने एक ऐसा ढोल पीटा जाता है उस नेहरू को लेकर के। जरा एक जेआरडी टाटा का हम आपको बयान सुनाते हैं, बड़ा मुश्किल से वो मिला है, कि वो नेहरू को कैसे कह रहे हैं कि इसने देश के अर्थतंत्र को तोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि यदि सरदार पटेल यदि इस देश के प्रधानमंत्री होते तो कुछ बेहतर होता। बहुत पुराना इंटरव्यू है। Suppose that Vallabhbhai had been the young man and Nehru had been the older man, and Vallabhbhai would have been, obviously would have become the Prime Minister of India. Certainly in the economic plan, there would have been a totally different situation than the one that exists today. You frequently disagreed with Pandit Nehru. When you articulated or shared those disagreements, what was his response? I tried. He liked me. I loved him, admired him. But when you, on this kind of thing, economics, of which he knew very little, in my opinion, and certainly on socialism, and how socialism could be established without the loss of economic freedom for the majority of the people. Anyway, I have to be careful what I say. Repeat your question. When you discussed his economic policies, what was his It was reaction? very simple. No, I'll tell you what his reaction was. I thought I'd mentioned somewhere. I'd go and see him, see the giant panda. आप जब ये जेआरडी टाटा हैं और उन्होंने सरदार पटेल की बात की कि यदि वो प्राइम मिनिस्टर होते तो ज्यादा बेटर होता। एक और चीज जोड़ते हुए कि इसको, खैर जेआरडी टाटा का कहना अपने आप में बड़े मायने रखता है। जेआरडी टाटा के बैक में जब आप देख रहे होंगे तो गणपति थे, इन्हें कहा जाता था पारसी हैं। और नेहरू ने इस देश को कहा कि एक्सीडेंटली मैं हिंदू हूं, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, और उसके नाम के आगे पंडित लगा दिया गया। शरारत तो बहुत सारी हुई। मतलब जिस देश का विभाजन नेहरू ने करवाया हिंदू और मुसलमान के नाम पर, वो उसे उसी इस्लाम तरह परस्ती वो तरफ ले गया। वो उसी तरह का पंडित था जैसा आजकल वो उमा शंकर अपने आप को शंकराचार्य कहता है। ये मैं बता दूं, बिल्कुल वो नेहरू की कॉपी है कि नेहरू जिस तरह का पंडित था उसी तरह का उमा शंकर जो शंकराचार्य है। बस ये दोनों फ्रॉड, दोनों ने इस देश के साथ, समाज के साथ वो आज फ्रॉड कर रहा है, वो करके चला गया। और जेआरडी जो कह रहे थे, नहीं, देखिए जेआरडी टाटा की बात को काटने की हैसियत इस देश में किसी की नहीं है मनीष जी, क्योंकि वो पूरा परिवार जितना हम लोगों ने जाना है, जेआरडी या इनसे पहले वाले जो थे मनीष जी, उनका वो नाम भूल रहा, जमशेद जी करके, वो भी शायद लिखते थे अपना नाम, जिन्होंने वो एक तरह से ताज होटल बनवाया। किस बात में बनाया, पूरा आपको कहानी किस्सा सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि केवल भारतीय पहचान के लिए उन्होंने वो ताजमहल होटल बनवाया, जिसके टक्कर में आज भी कोई होटल नहीं है। तो वो पूरी पीढ़ी 100 साल से ज्यादा समय हो गया और पूरी तरह देश के लिए समर्पित और देश को कुछ देने वाली, कुछ बड़ा उन्होंने योगदान दिया है। उनकी बात को कौन काटेगा? तो वो बहुत खुलकर कह रहे हैं कि सरदार पटेल ज्यादा बेहतर होते, अगर वो जवान होते और नेहरू बुढ़ा होता तो वो प्रधानमंत्री बनते तो सीन कुछ और होता। तो अपने आप में ये बात एक नहीं, मतलब वो तो आज से बहुत पहले कभी कह गए, लेकिन आज तो हर आदमी कहता है, जो जिसको जरा सी भी समझ है, जिसको जरा सी भी राजनीति के ज्ञान है, वो आदमी बिल्कुल खुलकर कहता है कि और मनीष जी मैं गलत कह रहा हूं, हर आदमी नहीं है, जेआरडी टाटा नहीं, ये तो कांग्रेस के नेता भी जानते थे और उन्होंने फैसला किया था। ये तो अब बहुत खुलकर है कि 13 लोगों में से 12 वोट जो थे वो पटेल के पक्ष में पड़े थे,
नेहरू को एक वोट मिला था जो उसका खुद का अपना था, जो उसने अपने लिए खुद डाल लिया था। यानी उसके अलावा बाकी पूरे हिंदुस्तान से 13 में से 12 लोगों ने नेहरू के विरोध में वोट दिया था, उन्होंने पटेल के पक्ष में वोट दिया था। तो कांग्रेसी, और हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दीजिए, पूरा हिंदुस्तान के जो कांग्रेसी थे वो चाहते थे कि पटेल बने, और वो जो इस देश का बाप बन गया, घुसपैठिया बाप कह सकता हूँ, क्योंकि उसको देश ने कभी नहीं बनाया, देश ने कभी नहीं स्वीकारा। जैसे घुसपैठिया आजकल झारखंड में है, वैसे एक घुसपैठिया बाप है इस देश का, वो घुसपैठ करके बाप बन गया, और नेहरू ने उसकी घुसपैठ कराई। जैसे कांग्रेसी आजकल रोगिया करा रहे हैं, नेहरू ने उसकी करा दी घुसपैठ बाप। उस बाप ने उसको, नेहरू को किस तरह से बना दिया। और मैं मनीष जी सारा सम्मान करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस गलती के लिए उनको माफ नहीं किया जा सकता कि जब उनको 12 लोगों ने चुन लिया था प्रधानमंत्री, तो वो घुसपैठिया बाप के कहने से उन्होंने क्यों नहीं माना? बाप से कहते तुम अपना काम करो, तुम अपना जो तुम्हें करना था तुमने कर दिया, अब ये मुझको चुना गया तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। वो ज्यादा शराफत के चक्कर में उस देश का भट्टा बैठाल गए, अन्यथा सरदार पटेल को कतई नहीं मानना चाहिए थी उसकी बात, लेकिन अब तो बीती हुई बात हो गई। सरदार पटेल ने मान लिया, पता नहीं क्या सम्मान था, तो उसकी बात का जवाब नहीं दे पाए। तो उसकी वजह से एक तरह से कांग्रेसी ही इसको, नेहरू को इस लायक नहीं मानते थे कि देश का प्रधानमंत्री बने, और घुसपैठ करके घुसपैठी के जरिए ये आदमी प्रधानमंत्री बन गया। तो इसीलिए जो आदमी होता ना, एक अरुण शौरी ने किताब लिखी थी प्रेजिंग द फॉल्स गॉड, तो वो वास्तव वो लिखी थी उन्होंने किसी और के लिए थी, लेकिन वो इसके लिए पूरे एकदम फिट बैठती, कायदे से नेहरू के लिए लिखना चाहिए था उनको, और नेहरू और घुसपैठिए के लिए वो ये प्रेजिंग द फॉल्स गॉड। तो 67 साल इस देश ने झूठे देवताओं की पूजा की। एक चीज और रहता है इसमें, नेहरू पे तो लंबी चर्चा हो सकती है, आपको क्या लगता है कि चाचा नेहरू इसे क्यों बनाया गया? नहीं, चाचा नेहरू तो मनीष जी चाटुकारों बना दिया, नेहरू ने चाटुकारों बना दिया। और चाटुकारों को कैसा नेहरू पालता था, ये उसकी एक खूबी थी कि बड़े बड़े नाम है उसमें मनीष जी, क्या लू तो बड़ा लोग, कुछ लोग आज भी आहत हो जाएंगे कि वो, उनसे बस इतना ही मेरा कहना है कि मित्रों की नारकाई पढ़ लीजिए, और मित्रों की नारकाई जो आप पढ़ लेंगे तो आपको वो जो बड़े बड़े नाम है, मैं राजनीति से अलग बात कर रहा हूँ, जो साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता जुड़े हुए हैं, जिनकी एक छवि बनी हुई है, वो छवि बिल्कुल जैसे कांच के गिलास को जमीन पे पटक दिया जाए पत्थर पे, उस तरह से टूटेगी आपकी। और एक नाम मैं बता देता हूँ मनीष जी, उनके बारे में भी उसमें लिखा है, और बाकायदे एक इंटरव्यू भी पढ़ा हो, उस इंटरव्यू में बड़े डिटेल में बताया है कि हमारे हिंदी के बड़े बहुत महान कवि मनीष जी एक हुए हैं, बहुत महान कवि, छायावाद के बड़े कवि, सुमित्रा नंदन पंत। और वो उनका भी रूस का दौरा होता था, और रूस के दौरे में क्या क्या होता था वो सब बताया उसने, कि एक ही प्रोपेगेंडा होता था। तो इस तरह से बहुत से, तो वो जब वो वहां से उपकृत होकर लौटते थे तो यहाँ पे कोई चाचा बता देता था, कोई ताऊ बता देता था, चाचा ज्यादा खप गया बच्चों के बीच में तो वो चाचा नेहरू हो गया वो। बाकी वो आदमी अपने घर में घुसेड़ने लायक नहीं था, चरित्र का इतना गंदा था, तो उसके चरित्र के बारे में अलग अलग देशों के अलग अलग लेखकों ने क्या क्या किताबें लिखी, क्या क्या उसके खर्रे लिखे हैं। और दुनिया की तो बातें छोड़ दीजिए मनीष जी, जो आदमी जिंदगी भर उसके साथ रहा, जिसका नाम था ओएन मथाई, जो उनका पीएस था, उसने जो किताब लिखी है तो उसको कांग्रेसी पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, पहले तो उन्होंने प्रतिबंधी लगा दिया था। तो जिसके खुद के निजी सचिव इस तरह की कहानियां बता गए, दुनिया भर के लेखक लिख रहे, तो वो आदमी घर में घुसड़ने लायक नहीं था। तो वो चाचा कौन उसको बना था? तो मैंने कहा ना, वो चाटुकार थे, और बड़े बड़े सिद्धस्त चाटुकार थे। एक आपके बिहार से भी थे मनीष जी, नाम नहीं लूंगा उनका, इसी कविता की श्रेणी से राज आज सभा सब हुआ है। बड़े महान कवि हैं, बड़े महान कवि, लेकिन नेहरू के भक्त थे। तो मैं मानने को कतई तैयारी नहीं हूं कि उनकी समझ में नहीं आता होगा कि नेहरू कितना कमीना टाइप का व्यक्ति है, लेकिन जो उपकृत होते थे, जो सेवा होती थी, तो उसका उन्होंने कहा चलो ठीक है ये भी चला जाए। और एक ये भी मजबूरी थी कि दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। दूसरा और कोई और चारा? और हर कवि या हर व्यक्ति, पंडित निराला, जिनको महाकवि निराला कहा जाता था, हर कवि निराला जैसा निराला होता नहीं है, कि उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की, जो गया उसको भगा दिया उन्होंने अपने घर से। तो निराला जैसे सब नहीं थे, ये सब अपना मौज लेते तो बहती गंगा में हाथ धोते थे, उन्होंने चाचा बना दिया इसको। और ये आधुनिक भारत का निर्माता हो गए। निर्माता हो गया ये।
वो आज भी गुहा हुआ, जैसे लोग आज भी मरे जा रहे हैं, मरने करीब है, लेकिन इसी के बारे में इसी गाना गा गा के किताबें लिख लिख के परेशान है। लेकिन अब कुछ होना नहीं, वो अब वो बहुत बुरी तरह से बेनकाब हो चुका देश के सामने। बिल्कुल। चलिए, ऐसे ऐसे कवि जिनका हम, क्योंकि जिस राष्ट्रवादी कवि की बात आप कहते हैं कि वो तो जिस उनके घर के बगल में मेरा पूरा बचपन बीता है, सिमरिया के में थे, बरौनी थर्मल में जहां मेरा बचपन बीता, वो गांव उनका बगल में ही था। और सचमुच यही कहते हैं कि कैसे नैरेटिव तैयार किया जाता है। मुझे लगता है कि नेहरू का सच, और इसीलिए इस तरह के कवि पैदा किए गए, ऐसे चाटुकार कवि, ऐसे चाटुकार पत्रकार, और जिन सब ने इस ढंग से नेहरू का महिमा मंडन किया। मुझे लगता है कि आज इसको समझने की जरूरत है। आपके मनीष जी, मैं आपके बिहार के कवि बता दूं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ बिरले भी होते हैं। गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली को मेरे ख्याल से बिहार के बाहर बहुत कम लोग जानते हो, जिनकी साहित्य में रुचि है। वो उन्हीं चाटुकार महोदय ने, वो उनके मित्र हुआ करते थे। और एक मंच पे बात चली तो आज किस्सा सुनाई देता हूँ कि गोपाल सिंह नेपाली को चाटुकारिता करते नहीं थे, बड़ा खराब बोलने, बड़ा खराब लिखने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने कई सलाह दे दी मंच पे ही बैठे बैठे कि तुम जो हो थोड़ा समझौता कर लो, इतना इतना तुमको वो नहीं होना चाहिए, मतलब एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो गोपाल सिंह नेपाली के क्योंकि बड़े प्रगाढ़ मित्रों में थे, तो गोपाल सिंह नेपाली ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कविता सुना के धो दिया था उनको बहुत बुरी तरह से। उसके पहली पंक्ति सुन लें कि तुस्सा महलों में रह लेता मैं भी, तुस्सा महलों में रह लेता मैं भी सत्ता गह लेता, कलम बेचता फिरता। तो एक कविता है, देखिए मैं भूल रहा हूँ इस समय, अभी अचानक जिक्र आया। तो एक तरह से था कि मैं भी सत्ता गह लेता, तुस्सा महलों में रह लेता, अगर मैं अपनी कलम बेच देता। तो उन्होंने उसी समय उनको जवाब दे दिया था। तो गोपाल सिंह नेपाली बड़े महान कवि हैं, लेकिन उनको देश नहीं जानता, उनको देश नहीं जानता। तो ये दंड दिया जाता था, जो चाचा को चाचा नहीं कहता था वो, उसको दंड दिया जाता था। और ये लोग कहते हैं कि नेहरू बड़ा, मतलब वो विपक्ष अपने विरोध में सुनने की उनकी आदत थी, ऐसा नैरेटिव तय किया जाता है। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा षड्यंत्र देश के साथ किया। वो मजरू सुल्तानपुरी को 2.25 साल जेल में बंद रखा था, 2.25 साल। उसी चाचा नेहरू ने काहे रखा था मजरू सुल्तानपुरी को? आतंकवादी तक डकैत था, केवल नेहरू के खिलाफ एक कविता लिख दी थी, तो 2.25 साल वो आदमी जेल काटी उसने। और उसके बाद फिर वो भी चाचा कहने लगा, समझ गया कि अब कुछ लिखूंगा तो अब की हो सकता है 4-5 साल के लिए भेज दे, तो उसके भी चाचा हो गए वो। इसीलिए आज समझने की जरूरत थी ऐसे चाचा के सच को, जो मैं कहते ना कि इग्नोर के में उस सच को नहीं भुला देना चाहिए। और कैसे ये पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह को नेहरू और उनकी बेटी ने एकदम से खैरात खिला करके, अपना पिस्सू बना करके इतिहास में उन महान नायकों को दफन कर दिया। सतीश जी ने बहुत शानदार विश्लेषण पीछे किया था, हम लोग कहेंगे एक बार फिर सीरीज चलाएंगे, कैसे सावरकर को तबाह किया गया, कैसे सरदार पटेल के परिवार को तबाह कर दिया गया, कैसे सुभाष बाबू के परिवार को गौन कर दिया गया। ये पूरी साजिश चलती रही। ऐसे व्यक्ति को आधुनिक भारत का निर्माता कैसे कहा जा सकता है? कैसे उसे चाचा कहा जा सकता है? हाँ मनीष जी, बने थे कि उनकी कविता निकाल ली गोपाल सिंह नेपाली की, मैं सुना दूं तो हो जाए कि उन्हीं वो जो चाटुकार, जो राष्ट्रवादी चाटुकार कवि थे, उन्होंने जब सलाह दी थी, उन्होंने उनके लिए सुनाई थी कि मैं तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता, हर दिल पर झुकती चली मगर आंसू वाली नमकीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। तो ये इस तेवर के भी कवि हुए इस देश में, इस तेवर के भी कवि हुए, तभी चीजें, ये देश बदला भी और एक बात और बता दूं कि आपके हिंदुस्तान के फुटबॉल की अगर आप खिलाड़ियों की बात करिए तो आज तक थंगराज जैसा कोई गोलकीपर नहीं हुआ। यानी जो फुटबॉल में गोलकीपर की पोस्ट होती है, वो थंगराज को सबसे महानतम गोलकीपर आज भी माना जाता है, और वो गोपाल सिंह नेपाली उन्हीं थंगराज के भाई थे। ये और बता दूं जी सर, हम नेहरू के जन्मदिन पे अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा चलेगा। मुझे लगता है कि खूब लंबा किया जा सकता है नेहरू को समझने के लिए, कई एपिसोड किया जा सकता नेहरू के सच को, नेहरू के घिनौने सच को समझने के लिए। लेकिन आज जन्मदिन है तो कम से कम इतना ही सही।